तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उड़ाइए भैया। एक प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आराम से कराऊंगा, चिंता ना करो। चलिए देखते हैं कौन विद्यार्थी सही जवाब इसका दे पाता है हमें, क्योंकि क्वेश्चन है 1 नंबर और आपको सीखने को मिलेगा बहुत सारा। नोबिता का आंसर आ गया भाई, नोबिता का, नोबिता। विक्की का सही आंसर है, रत्नाकर दास का सही आंसर है, मोहम्मद आसिफ का सही आंसर है। वेल डन गाइस, अच्छा कर रहे हो, अच्छा आ रहे हैं आंसर भी, अच्छे आ रहे हैं आप लोगों के। तो सर कैसे करें? बोले देखो भाई, बहुत ही नीट एंड क्लीन काम करना है आपको। एक लड़का 72 किलोमीटर पर आवर की गति से एक गाड़ी चला रहा है, चलाने दीजिए सर। अगर 72 किलोमीटर पर आवर की गति से एक गाड़ी चल रही है, तो अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वह प्रत्येक 11 किलोमीटर के अंत में 8 मिनट के लिए रुकता है, यानी कि हर 11 किलोमीटर के बाद में वह हर 11 किलोमीटर के बाद 8 मिनट का क्या लेता है? स्टॉप लेता है। ठीक है, तो 84 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कितने मिनट लगेंगे? आप एक नेचुरल चीज बताओ मेरे को, 84 किलोमीटर को अगर वह रुकता ही नहीं है तो 42 की रफ्तार से तय करने में उसको कितने घंटे लग जाएंगे? बोले सर 2 घंटे तो फ्री में ही लग रहे हैं, मतलब 2 घंटे तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, तब जाके 2 घंटे लग रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं 2 घंटे यानी कि 120 मिनट, तो ये हो गए सर। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ, हर 11 किलोमीटर में तो 84 किलोमीटर तक वह कितनी बार रुकेगा? केवल 7 बार ही तो रुकेगा भाई। हर 11 किलोमीटर पे 84 किलोमीटर में केवल 7 बार ही रुक पाएगा, क्योंकि 88 किलोमीटर तो हो ही नहीं पाएगा। और होता भी तो क्या हम रुकते क्या लास्ट वाले पे? लास्ट वाले का काउंट नहीं आता है, तो हम लास्ट वाले का काउंट करते नहीं है। तो यहां हम कह सकते हैं 11 किलोमीटर पर अगर 8 मिनट के लिए रुक रहा है, तो 84 मिनट का 84 किलोमीटर के लिए वह कितनी बार रुकेगा? 7 बार। तो 7 बार, और हर बार कितना समय ले रहा है? 8 मिनट। तो यहां हम कह सकते हैं 56 मिनट हो गया सर। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आंसर कितना आ जाएगा? 120 तो वैसे ही लग रहे हैं, और 56 मिनट रुक रुक के चलने वाले, तो 176 मिनट उसको लग जाएंगे टोटल। मजा आया? अच्छा लगा? चलिए बहुत बढ़िया, पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैसे करेंगे? नहीं हुआ कोई बात नहीं, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा इस पे। 0 से 9 तक की संख्याओं को इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? आपसे मैं अगर सिंपल सी एक बात कहना चाहूं मेरे दोस्तों, तो यहां पर सिंपल सा एक लॉजिक होगा कि अगर आपको 5 अंकों की संख्या बनानी है ना, बनानी तो पड़ेगी। तो मुझे बताएं कि अगर आप 5 अंकों की संख्या बनाना चाहते हो, तो 0 से लेकर 9 तक कितने तरह से यहां अंक आप रख सकते हो? 9 तरह से। क्यों? मैं बताता हूं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितने अंक है यहां पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक हैं। 10 अंक तो हैं, लेकिन इस पहले स्थान पर अगर 5 अंकों की संख्या बनानी है तो मैं 0 नहीं रख सकता। तो मैं इस स्थान पर कितने तरह से? 9 तरह से रख सकता हूं सर। 9 तरह से। कितने तरह से? 9 तरह से। रिपीटिशन अलाउड है क्या? नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे बताइए, अब यहां पर रखने के लिए आपके पास कितने अंक हैं? केवल 9 है अब, क्योंकि इनमें से कोई एक तो आपने यहां रख दिया, तो वो 9 है ना। 0 भी तो अब आ गया, 0 भी तो अब मैच में है भाई। 10 अंक में से एक अंक कोई भी यहां रख दिया, अब 9 बचे ना आपके पास, क्योंकि अब तो 0 ले ही सकते हो आप। तो यहां मैं कितना कह सकता हूं कि भाई साहब सर यहां 9 तरह से और रख सकते हो। मजा आ रहा है?
चलिए अब यहां किस तरह से रख सकते हो, 10 में से 2 तो रख दिए 8 तरह से। यहां किस तरह से रख सकते हो, 7 तरह से। यहां किस तरह से रख सकते हो, 6 तरह से। इकाई का अंक जिंदाबाद, तो 8 7 56 का 6, सबको गुणा करना होता है क्योंकि यही तो पूरा एक तरीके हैं, जितने टोटल तरीके इकाई का अंक 6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। कैसा लगा दोस्तों, सच सच बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा लगा। एक नंबर तरीका है, जो बच्चा गलती करता है ना वो गलती आपको समझ में आ जाती है, बिल्कुल आसानी से गलती हो जाती है। गलती क्या है कि यहां पर 9 नहीं रखता वो, बस तो वही गलती कर देता है। यहां तो आपको 9 रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अब 0 आ चुका है गेम में, यहां 0 नहीं था। नेक्स्ट 99 2 बार क्यों, 99 रिपीट क्यों हुआ, मैंने वही समझाया है और आपने पता नहीं समझा नहीं, सुना नहीं, पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। फैक्टोरियल की जरूरत नहीं होती ऐसे क्वेश्चंस में। कैसे करोगे, यदि एक संख्या के दुगने में 16 जोड़ने पर वही परिणाम आता है जो उसी संख्या को 6 से गुणा करके 4 घटाने पर आता है, तो किसी संख्या के, मैंने संख्या x मान ली, उसका दुगना कर दिया, उसमें 16 जोड़ने पर वही निकल कर आएगा क्या, जो उसी संख्या में 6 से गुणा करने पर 4 घटाने पर आता है। तो 16 और 4 20 बराबर आपका हो गया 4x, x बराबर हो गया 5, यानी कि वह संख्या निकल कर आ गई 5। ये बात बहुत बढ़िया, इससे बेहतर क्या हो सकता है। मजा आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा मेरे दोस्तों। बहुत बढ़िया, गजब हो तुम लोग यार, अच्छा करते हो है ना। 1% सही आ रहा है, लॉस डी आंसर बिल्कुल सही है जिन्होंने भी निकाला है। सर कैसे करेंगे, बेला ने 1450 रुपए की एक पेंटिंग 10% लाभ पर टेडी को बेच दी। टेडी ने 10% की हानि पर उसे बैनी को बेच दिया। अगर बैनी उसी पेंटिंग पर उसी मूल्य पर वह पेंटिंग बेला से खरीदता जिस मूल्य पर उसने यह टेडी से खरीदी, तो बेला को लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। अब क्वेश्चन बड़ा ही तगड़ा है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है क्वेश्चन में, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मैं आपसे कह सकता हूं क्या, बेला ने कितने में खरीदा था, 1450 में खरीदा था सर, 1450 रुपए, ठीक है। और टेडी ने कितने में, टेडी को बेच दिया, तो टेडी ने कितने में खरीदा, 1450 और 145, तो 1595, ठीक है, ठीक है सर। और यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि 1450 हो गया, 1595 हो गया। चलिए अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टेडी ने 10% की हानि पर बैनी को बेच दिया। बैनी, दो तरीके बताऊंगा इसके, है ना, चिंता मत करना। बैनी ने कितने में खरीदा, 10% के लॉस पर, यानी कि 10% का लॉस करेंगे तो 595 इंटू 90%। अब ये अगर आप डेटा के थ्रू जाओगे तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा क्या, आप खुद बताइए। अगर आप डेटा के थ्रू जाओगे तो कितना कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, जबकि मैंने आपको हमेशा सलाह दी है, मेरी सलाह सुनिए, मैंने आपको हमेशा सलाह दी है कि इस तरह का कोई भी कैसा भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो तरीका देखिए, परसेंटेज में आंसर अगर आ रहा है ना, तो आपको कभी भी इस रुपए से कोई लेना देना होता ही नहीं है, कभी भी नहीं लेना देना होता है। चलिए तो सर अगर नहीं होता है तो फिर कैसे करें, भाई देखो सिंपल तरीका है, 10% का प्रॉफिट कितना हो गया, 10 से 11। अब टेडी ने 10% की हानि पर बेचा, यानी कि 10 से 9, ठीक है। तो यहां पर कितना आ गया भाई सर, 100 से 99, कितने का लॉस आ रहा है, 1 का, 100 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। भाई कैसा लगा डियर, ये बता दो मेरे को तो आप, ये ज्यादा बढ़िया है और इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए अगला प्रश्न ये लीजिए। OABC एक चतुर्भुज है, O वृत्त का केंद्र है। O मैंने बनाया एक वृत्त का केंद्र है, O अगर आपके वृत्त का केंद्र है तो बोला जा रहा है कि ABC वृत्त में
बिंदु इस प्रकार है कि ए बी सी आपका बन जाएगा 120। तो मैंने यहां मान लिया ए, मैंने यहां मान लिया बी, मैंने यहां मान लिया सी, और जैसे ही हमने माना हमने मिला दिया भाई ए बी सी आपस में। अब जैसे ही हमने ए बी सी को मिलाया तो एंगल पाया 120 डिग्री। एंगल कितना पाया? 120 डिग्री इधर पाया। अब बोला जा रहा है सर एबीसी तो निकल कर आ गया, अब एक ओ ए बी सी ये आपका चतुर्भुज भी है, तो एक मैंने चतुर्भुज बना दिया जो कि आपको दिख रहा होगा। आराम से बनाओ क्योंकि फिगर अगर बनाना सीख गए ना, और उसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवा ही रहा हूं। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा ये बताओ आपको, अगर इसको मैं अगर इन दोनों को आगे मिला दूं, आपको पता है प्रॉपर्टी आपके साथ में आप चलती रहती है हमेशा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों? ये वाला एंगल अगर मैं इसको मान लेता हूं, एंगल ई मान लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? सर अगर ये भी 4 पॉइंट है तो ये 120 है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। आपको क्या निकालना है? एओसी, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है आपको। ठीक है, और ओएसी, 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 ठीक है, यानी कि ओएसी, और ये वाला। अब आएगा ना मजा? तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो, मैं प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, प्यारा सा। यहां तक आप में से किसी को कोई डायग्राम में दिक्कत है तो मेरे को अभी पूछ लो आप, क्योंकि फिर मैं अब जब आपको बताने वाला हूं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं है ना। तो मैं अब आपसे ये बताना चाहता हूं कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। क्यों? AC चाप द्वारा, AC जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगना होता है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या? OA बराबर OC, कारण बताओ। OA बराबर OC कह सकता हूं क्या? हाँ कह सकते हो आप। बोले क्यों? क्योंकि सर ये तो रेडियस है ना, ये तो आपके सामने त्रिज्या है। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि जब कभी भी दो भुजाएं समान हो तो क्या उनके सामने के कोण बराबर नहीं होंगे क्या? इसके सामने का कोण, इसके सामने का कोण। हाँ, तो अब मैं इनको अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग देखता हूं तो कितना आ गया? 2x प्लस 120 बराबर 180। तो यहां 2x बराबर आ गया 60, तो x बराबर आ गया 30। ठीक है, चलो x बराबर निकल कर आ गया 30। अब हमारे पास AOC कितना है? AOC मेरे पास 120 है और OAC मेरे पास 30 है, तो रेशो कितना आ जाएगा? 4:1। मेरा उद्देश्य आपको बेहतर समझाना है। आंसर तो अपने आप निकलने लगेंगे आपके, लेकिन चाहे पहली बार में कितना ही समय लग जाए फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क इस चीज से पड़ना चाहिए कि मुझे सीखना है सर पहले, और वही आपका सबसे बड़ा काम है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न ये लीजिए, आराम से करिए, तसल्ली से देखिए। सर यहां बोला जा रहा है कि माध्य और माध्यिका का अंतर। सबसे पहले आपको अगर माध्य निकालना है या माध्यिका निकालनी है तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूंगा। तो मैंने यहां देखा 7, यहां देखा मैंने 8 8 7 8 8, ठीक है, 7 8 8 9 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11 11 12 और 12 और 13। तो हमने क्या निकाला? सबसे पहले हमने मीडियन निकालने की कोशिश की माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालेंगे डियर? देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 आ गया। तो कौन सा पद माध्यिका होगी? 6th टर्म, 6वां पद। तो 1 2 3 4 5 6 10 आपकी माध्यिका आ गई। ठीक है, अगर 10 माध्यिका आ गई तो मैं बात करता हूं माध्य की। मीन, मीन क्या होता है? इन सभी दिए गए डेटा का सम अपॉन नंबर, इन सभी दिए गए डेटा का योग अपॉन संख्या। योग कितना आ रहा है डियर? 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और 9 31, 31 और 9 110 आ रहा है, 110 बटे 11 10। चलो, तो अंतर कितना पूछा है? 0। तो डिफरेंस कितना आ गया? 0। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में इस पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, भर भर कर प्रश्न आते हैं, और मैं बता रहा हूं कि आपकी हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आने वाला है। इसके लिए जो मैं आपको करा रहा हूं वो करते जाइए आप, है ना। चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर 6th कैसे आया? भाई माध्यिका निकालने का तरीका यही होता है। आप नंबर ऑफ पद कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ टर्म आ रही है 11। तो आपकी जो माध्यिका होती है ना, वह माध्यिका पता है क्या होती है?
n+1/2 वहां पद, तो वह छठवां पद निकल कर आता है। सीखो यार। और ये जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सारे सीरियस कैंडिडेट्स हैं। मुझे काफी अच्छा लगता है डियर, आपकी कंसिस्टेंसी को देखकर मुझे भी काफी अच्छा फील होता है। आप पढ़ते रहें और तोड़ते रहें। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखते रहिए। अपना फेवरेट सर, पतलून की अंकित मूल्य दे रखा है 40% का डिस्काउंट, 17% का लाभ। तो क्या मैं एमपी और सीपी का रेशो निकाल सकता हूं क्या? बोलो सर, एमपी सीपी का रेशो कैसे निकालते हो आप? एमपी के जो साथ में आता है वो डिस्काउंट आता है, तो 100 - डी नीचे आएगा, और सीपी के साथ में आता है 100 + टी ऊपर आएगा। अगर ऐसा लिख रहे हो तो ये 117 हो जा रहा है और ये 60 हो जा रहा है। ठीक है, 3 से काटने पर ये कितना आ रहा है? ये 20 आ रहा है। 3 से काटने पर 3 तिया 9, बचे 2, 3 नाम 27, 39/20। अब मेरी बात को गौर से सुनना। आपसे बोला गया है कि यदि कोई छूट ना दी जाए तो लाभ क्या होगा। अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, आप बाजार में कोई चीज लेने गए और आपसे बोल दिया कि भाई तेरे को कोई डिस्काउंट नहीं है, तो क्या मैं कह सकता हूं एमआरपी ही हमारा सेलिंग प्राइस के बराबर होता है? ये तभी होता है जब हमारे पास कोई डिस्काउंट ना हो। सही बोल रहा हूं ना? तो सर ये तो बहुत आसान हो गया, यानी कि यही एक सेलिंग प्राइस हो गया और यहां 19 का प्रॉफिट हो रहा है, 20 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, गुणा 100। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? 95%। भाई मजा आ रहा है क्या? सर एमपी क्या है? एमपी क्या है? मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कहते हैं ना एमआरपी को। तो हाँ चलो, तो ये सबसे आसान तरीका है। कुछ लोगों को लगता है विदाउट फॉर्मूला बताओ, तो वो भी हम कर सकते हैं। कोई ऐसा थोड़ी कि तुम चेक कर रहे हो या फिर तुम्हें ऐसे स्टक नहीं होना है। लाइफ में हमेशा परिवर्तन के लिए तैयार रहो। जो भी चीजें बेहतर सीखने को मिले वो सीखो, है ना, क्योंकि तुम सीखने आए हो ना कि सिखाने। चलिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं सर, फिर से वही वाली बात कि यहां पर एक चीज और बताऊंगा मैं कि सर इस रुपए का क्यों यूज नहीं हुआ। किसका ये डाउट है कि सर इस रुपए का यूज क्यों नहीं हुआ? जरूरत ही नहीं थी। क्यों? जब परसेंटेज में बात चल रही हो और परसेंटेज में आंसर आ रहा हो तो कभी भी दिए गए डेटा का यूज नहीं करना। अगर आप करते हो तो आप एक लेंदी डायरेक्शन में जा रहे हो। लेंदी डायरेक्शन में जा रहे हो, ये बता रहा हूं पहले ही, जिस तरह से मैंने इस क्वेश्चन में भी बताया था, ये वाला क्वेश्चन सेम। तो ये चीजें आपको क्या है कि जब सीखोगे ना, पढ़ोगे, तब ये चीजें पता लगने लगेंगी, है ना। तो हठी मत बनिए, चीजों को सीखने के लिए तैयार रहिए, है ना। चलिए सर, इसका सेकंड मेथड क्या है बता देता हूं। 40% की छूट क्या होती है? सेकंड मेथड पूछने वाले बच्चों से पूछूंगा मैं, क्योंकि आना तो ये नहीं आता तो वो आना चाहिए। तो 40% की छूट क्या होगी? 5 से 2 की छूट 3, यानी कि ये एमआरपी है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। और 17% का लाभ क्या होगा? 100 से 117। चलिए, 100 से 117, यानी कि ये सीपी है और ये आपका एसपी है सर। अब क्या करूं? आप ये कह रहे हो कि सर ऐसी बात है तो ठीक है, चलेगा। आप तो बस ये बता दीजिए कि एसपी को एसपी के बराबर करने के लिए क्या करूं। तो यहां 39 से गुणा करो। तो बस 100 में खरीदा है आपने और कितने में बेच रहे हो? 195 में। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 95% का। कारण, क्योंकि यहां पर कोई छूट नहीं होती है तो एमआरपी ही सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगी। फर्क इस चीज का ये बस। नेक्स्ट वन करिए। चलिए, तो सर क्या कह रहे हैं? कॉट अल्फा प्लस बीटा। आप मुझे बताइए, कॉट अल्फा प्लस बीटा अगर 0 है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। हाँ, ये कितना है? अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। वेरी गुड। तो निकालिए, इन दोनों को अगर सॉल्व करूंगा तो अल्फा आ रहा है कितना? दोनों को जोड़ने पर 60 डिग्री। और बीटा कितना आ रहा है? 30 डिग्री। ये लो, सॉल्व कर लो। tan अल्फा यानी कि tan 60 जो कि √3 होता है, और cot 30 भी √3 होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2√3। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा।
हाँ, अब बस अब यार कुछ तो आना चाहिए ना आप लोगों को। अब आप कहोगे सर ये 30 डिग्री कैसे आ गया, अब ये 90 डिग्री कैसे आ गया। अरे भाई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की रेशो की वैल्यूज होती हैं। अब ये तो आवे भाई, आप जानते हो कि कॉसेक किसकी वैल्यू 2 होगी, 30 की होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/2 तब होता है जब थीटा बराबर आपका 30 डिग्री हो। तो साइन का उल्टा ही तो कॉसेक है। तरीके तरीके की बात है यार, आप सीखिए। चलो नहीं आता मानता हूं, मैं सिखाऊंगा ना आपको, आप टेंशन क्यों लेते हो, लेकिन आपको लर्निंग अपनानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, क्या लगाओगे बताओ। आ रहे हैं आपके यार, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो कहता है सर ऊपर नीचे अगर सेम फंक्शन हो तो बस ऊपर वाले को x+5 यहां लिख दीजिए, बगल वाला नीचे ले आइए, बस सर ऐसा लिख दे, बस हो गया। हाँ, और इधर क्या करना है फिर, इधर बस 5/1 है ना, तो 5 में 1 जोड़ दीजिए और 5 में से 1 घटा दीजिए, यही कॉम्पोनेंट डिविडेंडो है। अरे वाह यार, ये तो सबसे आसान काम हो गया। तो √x+5 अपॉन √x बराबर कितना हो गया, 6/4 3/2, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया तो x+5/x बराबर हो गया 9/4। हल करने पर कितना आया, 4x + 20 बराबर 9x, तो ये आ गया 5x बराबर 20, x की वैल्यू आ गई 4 निकल। मेरे दोस्तों मजा आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है मजा भाई, जिस ऑब्वियस सी बात है जिसने किए नहीं है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से क्वेश्चन, वो सीखिए डियर। अब आप कहेंगे सर सीखने के बाद मजा कैसे आएगा, अब आप सीख लिए। अब मान लो कल मैं सेट लेकर आया, क्योंकि मैं तो रेगुलर लेकर आया हूं, अभी 76 नंबर का सेट चल रहा है, सोचो 76 नंबर चल रहा है, तो मैं रोज सेट लेकर आता हूं। अब कल ये क्वेश्चन आ गया ऐसा ही मिलता जुलता, तो आप कल करोगे नहीं क्या, खुद ट्राई करोगे ना, वो आपको खुशी देगा। तो आप जब भी कोई पहली बार चीजें नहीं समझ में आती हैं, गलती होती है, होने दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है, आप तो सीखने आए हो, तो वही काम करना है। अब वो रिजल्ट तब आएगा जब आप अगली क्लास में आओगे या लगातार पढ़ोगे, तब चीजें बनने में आती है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, एक पहिया एक चक्कर में कितना घूमेगा, 2πr। 500 चक्कर में कितना घूमेगा, 2πr गुणा 500। 1 किलोमीटर चल गया, 1 किलोमीटर चल गया यानी कि 1000 मीटर, ठीक है। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है सर, चलने दीजिए। अगर ऐसी बात है तो भाई देखो 500 से काटूंगा 2 बार, बढ़िया वाला। सेंटीमीटर में बोला गया है, फिर इसको 200 लिखूंगा, क्योंकि फिर सेंटीमीटर में बदल दिया, लो मैंने 22/7 इंटू r बराबर 200। 2 से काट दिया मैंने इसको 100 बार, इससे काट दिया 11 बार, और इससे काट दिया मैंने इसको 50 बार। तो r बराबर आ रहा है 350/11। कितना आ रहा है डियर, यही आ रहा है ना, 31.8 आ रहा है भाई मेरा तो। वेल डन, आपका भी यही आना चाहिए। देखो यही सीख है हमारी, जो हम सीख सकते हैं हमारे यहाँ से, तो यार इससे बेहतर क्या होगा। अच्छा है ना, तरीका समझ में आया नहीं आया बताओ। देखो मैंने जो भी किया वो चलो जाने दो एक बार को, तरीका समझ में आया कि जब कोई साइकिल का पहिया घूमेगा ना सर, तो वह एक चक्कर में 2πr घूमता है। 500 चक्कर घूम रहा है तो टोटल दूरी कितनी तय करेगा, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदल दिया 100 से गुणा कर। सर एक थैले में है ना 10 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। 10 रुपए वाले भी हैं, 2 रुपए वाले भी हैं और 1 रुपए वाले भी हैं। 10 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के की वैल्यू दे रखी है आपको और सिक्कों की संख्या दे रखी है। तो आप मुझे बताइए नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकालते हो आप, नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकालते हो, वैल्यू अपॉन डिनोमिनेशन, सिखाया था ना, वैल्यू अपॉन डिनोमिनेशन सिखाया था ना, वैल्यू अपॉन डिनोमिनेशन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हमेशा से आपसे कहता आया हूं कि ये आपका जो रेशो आया है, अभी समझ में किस किस को नहीं आया ऑनेस्टली बता दो।
देखो क्या कहा है, मैं बताता हूं। आपके पास मान लीजिए 5 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के, तो 5 रुपए के सिक्के होना आपका क्या है, डिनोमिनेशन है। मैंने बोल दिया 5 रुपए के आपके पास 20 सिक्के हैं, ये आपके नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए। आपके पास टोटल कितना रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया। ये आपकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई, माने कि मान। अब आप प्लीज मुझे बताएं कि अगर मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूं यहां पर, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है ना कि अगर आपको सिक्कों की संख्या निकालनी है तो आप क्या करोगे, बोलो 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 बोलो, सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, बोले सर वैल्यू में डिनोमिनेशन का भाग, वैल्यू में डिनोमिनेशन का भाग, वैल्यू में एक का भाग। अब मैं नंबर ऑफ सिक्कों का रेशो कितना आ जाएगा भाई, सर 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3/2 4, तो यहां कितना आ रहा है, 3:8:2। कोई दिक्कत यहां तक, नो प्रॉब्लम। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आ रहे हैं, 8 और 3 11 और 2 13, 13 रेशो बराबर कितना है 273। एक रेशो बराबर कितना आ रहा है, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 21। तो क्या बोला जा रहा है, सभी सिक्कों की कुल संख्या, सॉरी कुल मूल्य पूछा है, मूल्य पूछा है भाई साहब ने। अच्छा ठीक है, अभी बता देता हूं। यानी कि देखो इसके 63 सिक्के हो गए, इसके कितने सिक्के हो गए, 21 × 8 और 21 के हो गए 42। तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। ये 10 रुपए के हैं, ये 2-2 रुपए वाले हैं और ये 1-1 रुपए वाले हैं। तो यहां से आ रहा है 630 रुपया, यहां से आएगा 8 दूनी 16 का 6 और 2, यानी कि ये वाला आंसर आएगा। ये भी हो सकता है, तो पूरा जोड़ना करना पड़ेगा। 21 × 16 कितना आ रहा है, 336 आ रहा है क्या, थैंक यू भाई, और 42, तो 1008। अच्छा लगा, मजा आया, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। 500 व्यक्ति एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं जिनकी औसत आयु 30 साल है। 125 व्यक्ति छुट्टियों के दौरान शहर से बाहर जाते हैं, शेष व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। अब छुट्टियों से बाहर गए व्यक्तियों की औसत आयु, कितना आसान है। ये वो वाला केस नहीं क्या, ये बताओ, आप बताओ, ये आदमी आ रहे हैं या जा रहे हैं, पहले तो सिर्फ ये बताओ, जा रहे हैं यार, सिंपल सी बात है। यानी कि गए हुए व्यक्तियों का एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, पुराना एवरेज, यानी कि जो पुराने व्यक्ति थे उनका एवरेज, आदमी जा रहा है माइनस 500 व्यक्ति हैं, कितने जा रहे हैं 125 जा रहे हैं, बटे 125, और आपका जो एवरेज डिफरेंस आ रहा है वो कितना हो रहा है +2, 2 साल बढ़ जाता है। अरे यार कितना आसान क्वेश्चन है यार, इनको तो करो यार, ऐसे तो फिर नखरे हो रहे हैं तुम्हारे, सॉल्व तो करो। 375 बटे 125 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, 24 आ जाएगा, वही ना बात। अब यार इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता है। एवरेज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इससे ज्यादा आसान क्या लोगे आप, एक बार फील आ जाए बस, और वो फील आएगा क्वेश्चन कर करके। चलिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। यह दिया गया है कि 2 लड़कों द्वारा विभिन्न गतियों से फेंकी गई गेंद के रास्ते की लंबाई समान है। 2 लड़कों द्वारा विभिन्न गतियों से फेंकी गई गेंद के रास्ते की लंबाई समान है और पहली और दूसरी बार फेंकने की औसत गति भी अलग अलग है। तो 1 सेकंड में दूसरी थ्रो द्वारा तय दूरी के समान दूरी तय करने में पहली थ्रो द्वारा कितना समय लगेगा। रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट, रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट, सिंपल हलवा सा क्वेश्चन है, बना दीजिए, खा लीजिए। तो सर कैसे करेंगे, देखिए सर ऐसा बोला गया है कि यहां पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी वही है, तो आपका जो टाइम लग रहा है 1 सेकंड 162 × t2 कितना लगेगा, कितना आ रहा है, सॉरी t1 कितना लगेगा, ये तो 1 सेकंड यहां लग रहा है ना, तो t1 कितना लग रहा है 162 बटे 90, 9/5। अब टाइम तो सेकंड में, किलोमीटर पर आवर से तो किलोमीटर पर आवर चला ही गया। अगला प्रश्न करिए भैया, उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट से।
दो संख्याओं का मैसे दे रखा है 11। पहली संख्या 3 अंकों की है और दूसरी संख्या 2 अंकों की है। उनका लैसे पे पता है आपको 715 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा? मेरे दोस्तों मैंने कहा कि दोनों अनुपातों का गुणनफल अगर निकालना चाहें तो 715/11 करेंगे तो 11 66 बचे 5 65। तो ए और बी क्या हो सकता है जिनमें एक संख्या 3 अंकों की हो और दूसरी 2 अंकों की हो? 13 और 5, और कोई विकल्प ही नहीं बनता आपके पास। ये 13 और 5 अनुपात है। अगर संख्या बनानी है तो क्या करोगे? एचसीएफ से गुणा। तो इसको तो 11 से गुणा कर दिया, इसको भी 11 से कर दिया। एक 3 अंकों की आ गई 143 और एक 2 अंकों की आ गई 55। इनका योग पूछा गया है 198। मजा आ गया? क्योंकि ये एचसीएफ जो होता है संख्या की आत्मा होती है। रेशो निकालना मैंने सिखाया ही था आपको, छोड़ दिया आपने। नेक्स्ट, विपिन 6 लीटर तरल मतलब लिक्विड है, बी में 3 लीटर तरल ए मिलाता है। 6 लीटर तरल बी में 3 लीटर ए मिलाता है, ठीक है। मोहित 15 लीटर तरल बी में 8 लीटर तरल ए मिलाता है, तो दोनों मिश्रणों में बी का प्रतिशत क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। देखो यार, कहानी बिल्कुल इतनी सी है कि ए और बी का रेशो कितना है? 6 लीटर 3 और 2, मतलब 3 और 6 ना। और मोहित क्या कर रहा है? ए और बी का रेशो कितना है इसमें? 8 लीटर में 15 लीटर, 15:8, सॉरी माफ कीजिए 8:15। अब सिखाया है मैंने, आपने सीखा है। देखिए इसको मैं 1:2 कर दूं, सरल अनुपात बना देता हूं। ये 8:15। आपको मैंने आज सुबह ये चीज सिखाई है मिक्सचर, अभी जो मैंने 3 बजे क्लास ली थी। तो टोटल यहां कितना है? यहां 3 है, और टोटल यहां कितना है? 15 और 8 23, 23, राइट। अब आप लोग मुझे बताइए कि यहां दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले गुरुजी यहां 23 का गुणा करोगे और यहां 3 का करोगे, मजबूरी है आपकी, अब क्या करें हम भी। मैंने कहा ठीक है भाई, करना पड़ेगा। तो अब मैं देखता हूं कि फाइनल ए कितना है और बी कितना है। तो सब ए हो गया, यहां पहले वाले से तो 23 आया और दूसरे वाले से 24 आया, और यहां से 23 दूनी 46 और 15 तियां 45। चलो आपसे क्या पूछा कि दोनों मिश्रणों में बी के प्रतिशत का अनुपात क्या है? बी के प्रतिशत का अनुपात, तो वैसे ही हो गया। ये क्या कर रहे हैं हम? क्वेश्चन तो वही हो गया, यही तो आंसर आ गया 46 और 45। केवल बी का पूछा है ना, तो पहले वाले में बी 46 है और दूसरे वाले में 45 है। टोटल पूछूं तो टोटल ए और बी, तो आंसर वो भी निकाल दो। अब यहां तक पहुंच गए तो अब पीछे थोड़ी हटेंगे हम लोग। तो ये हो गया 90, 91। चीजें क्लियर हो रही हैं, मजा आ रहा है। बस ये हुई ना बात। देखो नीट एंड क्लीन काम है, आप सीख रहे हो सर, परसेंटेज में क्या कुछ मतलब नहीं है, फालतू है, ठीक है। चलिए ठीक है ना, आइए नेक्स्ट। एक बच्चा कह रहा है इक्वल तो बोला नहीं है। अवनीश ना बोले चाहे भले से, लेकिन हम करते हैं। आप सुबह 3 बजे वाली क्लास में आते तो मैंने मिक्सचर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया पूरा। वेल्डन शिप्रा, वेल्डन सिट्टू, अनिल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखिए एक बैंक में सीता इतने रुपए का निवेश करती है, इन्वेस्ट करती है सीता। 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इतने रुपए हो जाते हैं, तो रेट बताइए। तो हम क्या बताया था भाई, अगर ऐसी बात है ना सर, तो पहले तो आप बढ़िया वाला रेशो निकाल के बताओ। तो ये किससे जा रहा है? कट रहा है क्या किसी से?
11 से कटेगा, 11 से कटेगा। चलो तो क्या हम कह सकते हैं 11 से कटेगा, 11 से 66 और ये हो गया भैया कितना, 11 दूनी 22, 11 पंजे 25, 11 इंटू 7 77, 784 सात हो रहा है। बस अब 2 साल की बात है तो रूट निकाल लो। तो 25 आया, 28 आया, तो रेट कितनी निकल कर आई, 3/25 इंटू 100, 12%। अब बहुत सारे बच्चे यहां पर होंगे जिनको पता है क्या तकलीफ है, सर हमसे पता ही नहीं चल पाता ये चीज, कटेगा 11 से कैसे। आपने तो अभी बच्चे ने बताया तो हो गया, लेकिन वास्तव में कारण यही है कि यार पता ही नहीं चल पाता है ना। तो मैंने कहा भाई देखते हैं कैसे पता लगाएंगे। बताऊं, हमेशा ध्यान दो, जब दिमाग है ना अपने पास तो इस दिमाग का पूरा यूज हम करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या किसी इवन नंबर से कट सकता है क्या ये? कोई भी इवन नंबर, यानी कि पूरा इवन नंबर खत्म। क्या 5 से कट सकते हैं क्या दोनों? ना। क्या 9 से कट सकते हैं क्या? 8 और 14, 14 और 7 21 और 5 26। अब क्या बचा? आपने पूरा 1 से लेकर 10 तक निपटा दिया है, अब 11 बचा। 11 दिमाग में आया सब बच्चों के, जो बच्चे सोच पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं। तो देखो आप 7 और 6 13 और 8 और 5 13, 0, 11 से कट गया, 11 से काट दिया बस। ऐसे होता है और यही करना भी होता है, पेपर में भी यही तरीका है। आप ये मत सोचिए कि कोई कान में बताने आएगा एग्जामिनर 11 से काट लिया, ऐसे नहीं करेगा कोई। बचपन थोड़ी है कि जिससे ट्यूशन पढ़ रहे हो वो बताने आ जाएगा तुम्हें। चलिए हमारा मास्टर बहुत खराब, मतलब वो था क्या कहते हैं, खराब था इस मामले में। तो मास्टर क्या करता था, जैसे कि गर्ल्स होती थी ना, गर्ल्स, तो गर्ल्स को तो हमसे बोलता था कि नहीं नहीं मैं किसी भी गर्ल्स को नहीं बताऊंगा, है ना। और वो जाकर पेपर में हमारी तरफ तो आता ही नहीं था, वो लास्ट में आता था कितने कर लिए। मैंने कहा यार पूरे पूरे पेपर में तो आप आए नहीं यहाँ पे, वही बता रहे थे आप तो सारे के सारे। मैंने कहा यार तगड़ी बात है। चलिए, और बाहर हमारे सामने मना करते थे, बोले नहीं नहीं किसी को नहीं बताएंगे। बताइए भाई क्या होगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। एम एक दीवार को पूरा करने में एन से 60% अधिक समय लेता है, तो क्या हम कह सकते हैं एम और एन का टाइम कितना आ गया, 5 से 8। ये क्या है, एम एक दीवार को पूरा करने में एन से 60% अधिक समय लेता है, यानी कि ये टाइम है। तो आपका एफिशिएंसी का रेशो कितना होगा, 5:8 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? वे मिलकर 24 दिनों में बना लेते हैं, तो मिलकर कितने में बनाएंगे, 8 और 5 13 इंटू 24। तो एन अकेला कितनी देर में बनाएगा, 8 का भाग दे दिया, 39 दिन में, 39 डेज। नेक्स्ट, खींचिए खींचिए। अरे किसी का भी नेट स्लो नहीं है। चलिए, हमें पता है सर, अगर ये आपको साइड्स का रेशो दे रखा है तो त्रिभुज कैसा बनेगा। तो देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, सी आपकी सबसे बड़ी साइड होती है, तो यहां हम कह सकते हैं कि ये ए और बी में से कुछ भी हो सकता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन है सी स्क्वायर के, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा।
कौन सा ट्राइंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होने वाला है। तो सर कंडीशन क्या क्या होती है हमें वो भी बता दो। देखो दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, इट विल बी न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल, न्यू एक्यूट एंगल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इट विल बी राइट एंगल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण त्रिभुज। और एक चीज यहां जरूरी है, क्या? सी लार्जेस्ट होगा भाई। मजा आ रहा है? चलिए नेक्स्ट। बता दिया ना, बस आप सी को बड़ा लीजिए, बाकी ए और बी में किसी को भी कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बढ़िया यार, गजब हो रहे हो सब। अर्जुन 8,000 रुपए में एक मोबाइल खरीदता है और वह अग्रिम राशि के रूप में 3500 रुपए का भुगतान कर देता है डाउन पेमेंट। देखो क्या हो रहा है कि जैसे 8,000 रुपए का फोन है और 3500 रुपए आप डाउन पेमेंट करके आ गए, तो आप मुझे बताइए बचे कितने रुपए? 4500 रुपए बचे भाई, 4500 रुपए ही बचे, हाँ या ना बोलो? यस सर। अब आपको बोला कि बाकी भुगतान 18 महीने बाद 8% की दर से साधारण ब्याज से भुगतान करना है, तो मोबाइल फोन के लिए उसकी भुगतान राशि क्या होगी? तो हम ये कह सकते हैं क्या कि भैया 4500 रुपए पर ही ब्याज लगेगा, 8% का लगेगा और 18 महीने का लगेगा। कितने रुपए आ गया ब्याज? 540, 6 18, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, है ना, और 45 9 540 आ रहा है, 8% है। तो अगर 540 रुपए आ रहा है तो वो कितने का पड़ा फोन? फोन कितने का पड़ा? बोले देखो सर 4500, 540 रुपए तो ब्याज हो गया और 3500 रुपए पहले भी तो दिए हमने, तो कुल मिलाकर अगर हम जोड़ा जाड़ी करते हैं तो 8,540 रुपए का वह मुझको पड़ गया फोन। तो यहां पर सारा खेल किसका है? आप ब्याज को भी ऐड करेंगे, है ना डियर? समझ में आ गया? ये ब्याज होगा और ये ब्याज किस पर लिया जाएगा? इस 4500 पर, क्योंकि बची हुई राशि तो 4500 है ना, क्योंकि 3500 तो आप पहले ही चुका चुके हो। नेक्स्ट वन, आराम से दिमाग लगाइए, करके जाइए। मंथली बोलते तो बटे 12 कर देते, आराम से करिएगा। चलिए क्या होगा? ये हो जाएगा सर 0.036, ये हो जाएगा 0.0144, 4 छोड़कर पॉइंट आएंगे, 0.0324, 24 का हो जाएगा 0.0576 और ये हो जाएगा 0.0900। ठीक है, सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना निकल कर आ रहा है? तो सर सबको अगर आप जोड़ रहे हो तो 0 6 और 4 10 और 4 14 और 6 20, 2 2 और 7 9 और 2 11 और 4 11 और 4 15 और 3 15 और 3 18 और ये हो गया कितना? 9।
पूरा पूरा पॉइंट हटाइए आप, जो भी है आपके पास। तो सर इसको अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो 0 से ये 0 कट ही जाएगा, 99 आंसर आ जाएगा भाई, नगद। मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा लगा। एक बच्चा कह रहा है कॉमन से, यही सबसे अच्छा तरीका है, कॉमन लेके आसानी से नहीं हो पाएगा, है ना। नेक्स्ट करिए भैया, 21st। आराम से करें। पुनित ने क्या किया है, पुनित ने एक परीक्षा में 10% स्कोर किया और 50 अंकों से फेल हो गया। 10% के बाद अगर 50 नंबर और आ जावे तो पास हो जाए पुनित। 40% प्राप्त किया और 25 अंक ज्यादा है, 25 अंक घटा दीजिए, यानी कि 75 बराबर कितना हो गया, 30%। और यहां से अगर हम 100% निकालते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 250 नगद इनाम। ये लो, आपसे केवल क्या पूछा है, माफ कीजिए उत्तीर्णांक पूछा है आपसे, उत्तीर्णांक, तो 250 आंसर नहीं होगा। आपसे पूछा गया पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स क्या है, यही है जो निकाले 75। नहीं भरोसा होता तो सॉल्व कर लो। तो 250 का 10% 25, और 25 और 50 75। भाई 250 का 25%, 250 का 10% 25 और 50 75। नेक्स्ट वन करिए करिए करिए। घबराना नहीं है, बस जिंदगी में सीखने के लिए आए हो, सीखते जाओ। भाई देखो सर x क्या होगा, तरीका बहुत नीट एंड क्लीन है सर। x होगा 1 अपॉन डिफरेंस 1/12 माइनस लास्ट है 1/24। क्या था इसको सॉल्व करने में, अब डरोगे तो फिर कैसे करोगे भाई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सर, ये तो निकल कर आ गया हमारे पास 1/24। अब y कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन डिफरेंस पहली संख्या 1/36 माइनस अंतिम 1/72, फिर से ये कितना हो जाएगा 1/72। तो आपसे क्या बोला गया x अपॉन y, तो देखो 72/24 आंसर आ गया 3। मजा आ रहा है। तो क्वेश्चन देख के आधे बच्चे तो छोड़